हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। इतिहास की हमारी सीरीज में जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संगम युग। आज हम संगम काल को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर क्या हो रहा है। उत्तर भारत का जब हम इतिहास पढ़ रहे थे तो उत्तर भारत में मौर्यों का विस्तार हो रहा है। मौर्योत्तर जो बाद में उसके बाद में राजवंश है वो अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत जो है वहाँ का जिक्र हमें पहले कम मिलता है। तो आज हम उन्हीं को समझेंगे। पहले जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो इसकी स्टार्टिंग पहली दूसरी वीडियो में जब हमने समझा था महापाषाण युग को। तो महापाषाण युग दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं जो हमारे जैन और बौद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तब वो दक्षिण भारत में जाते हैं और वहाँ पर उनकी संस्कृति से जुड़ते हैं। और जब वे इस संस्कृति से जुड़ते हैं तब क्या होता है कि वो लोग इनसे आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण होते होते फिर वो अपना एक नए 3 साम्राज्य वहाँ पर उभरते हैं। 3 साम्राज्य में हमें मिलते हैं चेर, चोल और पांडे। तो आज हम इन्हीं का इतिहास समझने वाले हैं। मैप पे समझ लेते हैं कि ये हमें कहाँ मिलने वाले हैं। चेर, चोल और पांडे। ये मैप मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये 3 साम्राज्य हमें देखने को मिलते हैं, चेर, चोल और पांडे। ये हमें चोलो, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। ये हमें चोल साम्राज्य मिलता है। नीचे दक्षिण भारत यानी कि जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहाँ से हमें पांड्यों का साम्राज्य मिलता है। और जो इधर केरल वाला क्षेत्र है इधर से हमें केरल पुत्रिया, इसका दूसरा नाम है चेर, ठीक है, वो मिलते हैं। चेर या केलरपुल, इसके 2 नाम हैं और ज़्यादातर ये चेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ से आता है। हम देखते हैं कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में ये साम्राज्य अपना विस्तार कर रहे हैं। कल हमने जो वीडियो इससे 2 दिन पहले हमारी हुई थी, 2 वीडियो पहले, मौर्य काल में भी हमने समझा था जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक का दूसरा अभिलेख में भी इन तीनों साम्राज्यों का जिक्र मिलता है। तो आज हम जब संगम काल या दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जैसे हम प्रत्येक वीडियो में अपने देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हमने देख ही लिया है कि दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ हमें पढ़ना है। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका भी बार बार जिक्र होगा। इसको 2-3 बार अभी तो और पढ़ना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कलर चेंज। जो संगम काल है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संगम क्या होते हैं। तो संगम को पढ़ेंगे हम, संगम किस चीज़ का है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इन राजवंशों को पढ़ेंगे, राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे। जब हम संगम की बात करते हैं तो जो संगम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठी या संगीति। इसे कुछ कभी कभी संघ भी बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि बौद्ध और जैनों की संगीतियाँ होती थी, वहाँ पे विद्वान लोग आते थे। तो ऐसे ही संगम काल में भी होता था। दक्षिण भारत में संगम इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि जो दक्षिण भारत के जितने भी विद्वान थे वो एक साथ आते थे, कुछ समय के बाद आते थे और अपनी अपनी जो उन्होंने फेमस बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, उनका वो प्रकाशन करते थे वहाँ पे। तो इसी तरह से हम संगम को पढ़ेंगे। तो समझते हैं संगम के बारे में। फेमस, वैसे मैं बता दूं आपको, अभी तक 3 संगम दक्षिण भारत में हमें भी देखने को मिलते हैं। तीनों संगम जो हुए वो पांड्य राजा है तमिलनाडु क्षेत्र में, उनके संरक्षण में हुए हैं। तो उसमें से प्रथम संगम हम समझते हैं। तो प्रथम संगम जो होता है वो होता है मदुरई में, ठीक है। मदुरई ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही पड़ता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ऋषि अगस्त्य जी, ठीक है। और इसमें जो ग्रंथ है, हालांकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है तो इसका कोई भी ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ फट गए, कुछ जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने जला दिए, तो इस तरह से वो समाप्त हो चुके हैं। तो इसका कोई
वैसे खास मतलब इसका अब नहीं रह जाता, लेकिन पढ़ने के लिए हमें पता है कि 3 संगम हुए और 3 में से पहला ये है। आज जब हम दूसरे संगम की बात करते हैं तो द्वितीय संगम में इसका जो स्थान होता है वो होता है कपाटपुरम। ये भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तोलकाप्पियर बनते हैं, ठीक है। और इस जो उपलब्ध ग्रंथ है वो तोलकाप्पियम, ठीक है। जो ग्रंथ है वो तोलकाप्पियम है, उसके जो लेखक है वो तोलकाप्पियर हैं। ये बुक है, ये तोलकाप्पियर इसके लेखक हैं। ये हमें एकमात्र प्रति जो है वो मिलती है, वो एकमात्र यही है। और ये फेमस बुक है उस टाइम का। ये हमें पता चलता है कि ये जो तमिल भाषा है उसका व्याकरण, उसके व्याकरण की ये बुक है। कौन सी? तोलकाप्पियम, ठीक है। तो द्वितीय संगम में ये हमें पता चलता है। जब हम तीसरे संगम की बात करते हैं, देखो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जब हम तृतीय संगम की बात करते हैं तो तृतीय संगम में जो इसका स्थान होता है वो होता है उत्तरी मदुरै, ठीक है। ये भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो नक्कीरर होते हैं, ठीक है। और इसके उपलब्ध जो है लगभग सभी प्राप्त होते हैं, सभी उपलब्ध प्राप्त हैं। लेकिन इसके जो 3 फेमस ग्रंथ हैं वो हमें मिलते हैं, 3 फेमस ग्रंथ। तो इनके बारे में समझते हैं हम कि जो तृतीय संगम है उसमें जो ग्रंथ प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा किन की चर्चा होती है? शिल्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। ये जो शिल्पादिकारम और मणिमेखले हैं लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनकी कहानी के बारे में भी समझते हैं। जो जीवक चिंतामणि है ये विवाह से संबंधित बुक है, इसके बारे में भी समझते हैं। प्रमुख ग्रंथ शिल्पादिकारम, इसके जो लेखक हैं वो बहुत फेमस है, ये इलांगो आदिगल हैं, ठीक है। मणिमेखले, इसके जो लेखक हैं वो शीतले सतनार हैं। और जो जीवक चिंतामणि के लेखक हैं वो है तिरुत्तक देवर, ठीक है। ये तय बनाया है मैंने बीच में यहाँ पे, ये ठीक है, ठीक है। तो ये इसके लेखक हैं। तो ये 3 फेमस ग्रंथ हमें मिलते हैं। जब हम शिल्पादिकारम की बात करते हैं तो शिल्पादिकारम क्या है? एक प्रेम प्रसंग की कथा है ये। इसमें एक नायक होता है, इसका जो नायक है, नायक का नाम होता है कोबलन। और इसकी जो नायिका होती है, इसकी नायिका होती है कलंगी, कलंगी या कलंगिनी उसका नाम होता है। लेकिन इसमें एक तीसरी स्त्री सहनायिका बोल सकते हैं, उसमें जो सपोर्टिंग रोल में होती है सहनायिका, उसका नाम होता है माधवी, माधवी। तो नायक इसका कोबलन, नायिका है कलंगिनी और जो सहनायिका है इसमें सहनायिका, ठीक है, वो है माधवी। अब कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसमें जो नायक है कोबलन, ये एक व्यापारी है। और इसकी जो पत्नी है कलंगिनी, ये बहुत कहते हैं ना पतिव्रता नारी जो है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है कोबलन से। तो ये दोनों से आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और क्या करते हैं कि जो कोबलन होता है वो व्यापार करने के लिए थोड़े दिनों के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद इसकी जो मुलाकात होती है वो हो जाती है माधवी से। माधवी एक वेश्या है, ये एक वेश्या है, ठीक है। तो जो नायक कोबलन है वो वेश्या के प्रेम में पड़ जाता है, ठीक है। उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है। और वो क्या करता है, जितना भी धन उसने कमाया होता है वो सारा उसी पर लुटा देता है। घर जाता है, उसे कहते हैं ना कि याद आई, घर वालों की याद आई कि मैंने, पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो फिर वो घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तो कलंगिनी क्या होती है, वो माफ़ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आप यहीं रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो वो कर्जे में भी हो जाते हैं, दोनों कर्जे में हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कलंगिनी क्या कहती है कि अब जो कर्जा हुआ है पे, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप मेरी पायल लीजिए और पायल को जाके बेच दीजिए, उससे कुछ ना कुछ धन आ जाएगा। तो वो बेचने जाता है। तभी राजा को पता चलता है
कि हाँ मेरी जो रानी थी उसकी भी एक पायल खो गई है इसी तरह से, तो वो उसको पकड़ लाते हैं कि हाँ इसने बेची है, इसने चोरी की थी। तो उस चोरी के इल्ज़ाम में उसको सज़ा देता है, मृत्यु दंड दे देता है। बाद में जो कलंगिनी है वो राजा के दरबार में जाती है और बताती है कि मेरी पायल में जो मोती के नग हैं और आपकी जो रानी है उसकी पायल में शायद हीरे के नग होते हैं कि वो है, ये इसमें डिफरेंस होता है। तो राजा को पछतावा होता है, लेकिन जो कलंगिनी है वो क्या कर देती है, श्राप दे देती है राजा को कि तो तभी क्या होता है, जो राजा का साम्राज्य होता है वो धू धू करके जलने लगता है, मतलब कि आग इसमें जलने लगता है, ठीक है, वह जल जाता है। तो तभी से इसकी बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह भी होने लगती है कलंगिनी की, और पता चलता है कि हाँ ये कुछ इस तरह से कहानी थी। काफ़ी लंबी कहानी है, मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी, बिना बोर हुए है आपने सुनी होगी, ठीक है। तो हमने ये समझते हैं, तो ये इसमें हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कहानी आती है वो मणि मेखले की आती है, और कहा जाता है कि जो मणि मेखले वाली कहानी है ये इसी से जुड़ी हुई है। इसमें कहानी क्या है, इसमें जो माधवी होती है, इसमें माधवी की पुत्री की कहानी है। जो माधवी है उसकी पुत्री है, उसकी कहानी ये इसी से जुड़ी हुई लिंक करी हुई ये कहानी है, ठीक है। और जो जीवक चिंतामणि ये कहानी है, ये जीवक और चिंतामणि ये भी दो जीवक एक नायक होता है और चिंतामणि नायिका होती है, और ये इनकी कहानी है। ये विवाह से संबंधित बुक है, और इसमें लगभग 8 प्रकार के विवाह का जिक्र इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये फेमस बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, इनका राइटर भी पूछे जाते हैं और बुक भी पूछी जाती है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इनकी बुक की तो बात कर ली हमने, संगमों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो राजवंश हैं, ये राजवंश कैसे आए, कहाँ से आए, वो देख लेते हैं। प्रमुख राजवंश, तो सबसे पहले हम इनकी देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या क्या है। हम लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो केरल वाला क्षेत्र है, लगभग यहाँ पे हमें चेर साम्राज्य मिलता है, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। अगर हम बात करें इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये हमें पांड्यों का क्षेत्र मिलता है, और जो बचा हुआ साम्राज्य है ये हमें चेर और चोल जो होते हैं उनका साम्राज्य मिलता है, ठीक है। तो ये कलर से मैंने अलग अलग कलर में इसको बताने की कोशिश करी। ये आपका चेर, चोल, और ये आपका पांडे, ये पांडे वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो प्रमुख राजवंश ये है, इनकी जो जानकारी मिलती है, चेरों की जानकारी, पांड्यों की और चोलों की जानकारी एक तो हमें मिल जाती है इंडिका से। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, एक मिलती है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी इनका जिक्र होता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण से भी हमें इसको वो मिल जाती है। और एक हमने अभिलेखों में भी देखा था, अशोक के अभिलेख, तो अभिलेखों से भी इनकी क्या जानकारी मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रमुख राजवंशों की जानकारी जानने का क्या स्रोत है, इंडिका, ऐत्रेय ब्राह्मण और अभिलेख, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चेर राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। चेर राजवंश, तो चेर राजवंश में क्या जो जानने की बातें हैं, अब हम लिख भी सकते हैं और साथ में इधर भी कर सकते हैं। तो स्थान जो आज का वर्तमान की बात करते हैं हम, केरल है, तो केरल वाले क्षेत्र में आपको दिख ही रहा होगा। जो इसकी राजधानी है, राजधानी ये करेयूर या कंजी हमें मिलती है, ठीक है। तो राजधानी लिख सकते हैं आप, राजधानी वैसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी, ठीक है, करेयूर, ठीक है, ये हमें राजधानी मिल जाती है। जो राजकीय चिन्ह है इनका वो धनुष के आकार का मिलता है। तो राजकीय चिन्ह ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, राजकीय चिन्ह धनुष, ठीक है।
तो धनुष हमें चिन्ह मिल जाता है। ठीक है, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। ठीक है, व्यापार के लिए फेमस है। अब हमें पता है कि केरल में क्या होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं, तो मसाले ज़्यादा उगाएंगे तो मसालों का व्यापार करेंगे। मसाले, हाथी दांत, ठीक है, साथ में मोतियों का व्यापार करते थे। ठीक है, और साथ में ये कपास भी उगाते थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है कृष्णा नदी के दक्षिण में, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती भी हो सकती है या फिर सही भी बात हो सकती है कि जितनी क्षेत्र में एक हाथी लेट सकता है ना, उतने क्षेत्र का जो अनाज उगता है उसमें लगभग 7 लोगों का पेट आराम से भर सकता है। तो इतना उपजाऊ क्षेत्र था। तो व्यापार भी अच्छा होता है और कृषि भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो व्यापार के बारे में हमने समझ लिया। तो व्यापार जो होता है इनका होता है देश के अंदर भी होता है, जो हमारे इससे बाद में सातवाहन, इससे पहले सातवाहन वगैरह आए थे उनसे के साथ भी होता है, और विदेशों से यानी कि रोमन साम्राज्य और इधर सुमात्रा वाले द्वीपों से भी होता है, जो आज के इंडोनेशिया में पड़ते हैं। ठीक है, तो उधर से भी इनका व्यापार होता है। ये हमने समझ लिया, ये इसका राजकीय चिन्ह है, आप याद रखें। ठीक है, चेर साम्राज्य के बाद हम पढ़ते हैं पांड्य साम्राज्य को। ठीक है, तो पांड्य साम्राज्य, ये आज का क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। इसके क्षेत्र है इसका तमिलनाडु वाला, आज का तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में इसकी राजधानी हमें मिलती है मदुरै, राजधानी मदुरै। ठीक है, जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह वो मिलता है, इसका नाम होता है कार्प। एक प्रकार की मछली होती है। ठीक है, एक प्रकार की मछली तो हमें साफ दिख रही है, लेकिन इसका जो मेन नाम है वो है कार्प। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, व्यापार की हम बात करें तो व्यापार में मसाले तो इनके पास कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ सूती कपड़ा का व्यापार अच्छा कर लेते हैं। सूती कपड़ा, मोती और कपास, सूती कपड़ा, मोती और हाथी दांत। ठीक है, तो ये कुछ फेमस चीज़ें होती हैं जिनका व्यापार ये करते हैं। पांड्य राजवंश होता है। ठीक है, पांड्य राजवंश। चोल राजवंश को देखते हैं। तो चोल राजवंश क्या है, ये जितने भी हमने पहले चेर और पांड्य राजवंश देखे, ये धीरे धीरे अपने टाइम में आके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चोल साम्राज्य क्या है कि ये आपको जो क्षेत्र है इसका, ये तमिलनाडु के उत्तर में है, तमिल के उत्तर में। तो मैं बता रहा था आपको कि ये बाकी राजवंश तो समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ये चोल जो राजवंश है यहाँ तो अभी थोड़े दिनों के लिए शांत बैठ जाएगा, लेकिन 9वीं शताब्दी में ये दोबारा उभर के आ आएगा, जिसके फेमस राजा हमें राजराजेश्वर और हमें राजेंद्र चोल के रूप में मिलते हैं। राजेंद्र चोल नाम ध्यान आ रहा होगा आपको, तो वो इसी राजवंश के हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन और ये आते हैं 9वीं शताब्दी में। जब इनके बारे में आएंगे हम, तब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल ये हमें जो तीनों को एक साथ पढ़ना है, तो उसका क्षेत्र हमने देखा तमिलनाडु के उत्तर में है, जो आज का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। राजधानी उरैयूर है इसकी, राजधानी उरैयूर। पांड्य की राजधानी थी मदुरै और इनकी राजधानी है उरैयूर। और जो चेरों की राजधानी थी वो थी कंगी। ठीक है, कंजी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। व्यापार और राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं हम। राजकीय चिन्ह, अब राजकीय चिन्ह जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, बाघ का चिन्ह है। ठीक है, तो बाघ का चिन्ह हमें पता चलता है। साथ में व्यापार समझ लेते हैं। व्यापार किस चीज़ का होता था। ठीक है, तो व्यापार में ये भी बहुत मछलियों का व्यापार करते थे। साथ में
रेशम, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। अब इनके समय में क्या होता है, इनकी पहले से ही नौसेना बहुत फेमस रही है, यानी कि नौसेना का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, नौसेना का निर्माण करते हैं। ठीक है, नौसेना का सबसे पहले निर्माण यही करते हैं, फिर बाद में वो दोनों भी कर लेते हैं और ये श्रीलंका पे अटैक कर देते हैं। तो श्रीलंका जो है ना, अगर हम श्रीलंका की अवस्थिति देखें तो भारत कुछ ऐसा है और ये श्रीलंका कुछ ऐसा है। ठीक है, तो चेर, चोल, पांडे तीनों क्या है, इस पे सभी बारी बारी करके तीनों इस पे अधिकार करते हैं। तो जो श्रीलंका है, एक तरह से ये मंदिर का वो घंटा है, जो राजपाल यादव का वो डायलॉग है ना, मुझे तो मंदिर का घंटा समझ रखा है, कोई भी आता बजा देता है। तीनों ने इसको हरा रखा है, तीनों इस पे हराते हैं और अपना अधिकार कर लेते हैं। तो श्रीलंका को तीनों ने हराया। चोलों ने क्या करा, अपनी एक अच्छी सी नौसेना बनाई और एक फेमस इनका पत्तन होता है जिसे बंदरगाह भी बोलते हैं, कावेरी पट्टनम। तो ये बहुत फेमस बंदरगाह है। ठीक है, तो किसने बनवाया था, ये चोलों के समय में बना था। ठीक है, तो हमने इनके राजवंशों को देखा, समझा क्या क्या ये व्यापार करते थे, किस तरह से समझा। संगम क्यों कहा जाता है, संगम एक तरह से संघ होते हैं जहाँ पे बुकों का क्या होता है, उसका प्रकाशन होता है। तो संगम काल में वैसे इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाते हैं और बुकों से इससे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी बुक बताई हैं उनका आप अच्छे से अध्ययन करें और लिखते रहें, समझते रहें, वीडियो से जुड़े रहें। तो इसी तरह से हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,